वेलकम एस्पिरेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हैं आप लोगों के साथ। शुरू करने वाले हैं अपनी प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम पूछेंगे आपसे पीवाईक्यूज 1979 से लेके 2024 तक, मतलब कुल मिला के 45 साल के पीवाईक्यूज को आज हम करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये यूट्यूब सीरीज जो है 45 इयर्स के पीवाईक्यूज हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ थीम वाइज, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। पहले बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, एक बार उनको जाकर देख लीजिएगा। हिस्ट्री पे बनी है, पॉलिटी पे बनी है, ज्योग्राफी पे भी बन चुकी है। सेम क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे, यही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं पीवाईक्यू पोर्टल पर। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नीचे जाइए, लिंक को देखिए और डाउनलोड करके आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहीं इसी लिंक के साथ एक और लिंक भी दिया गया है जहां पे जीएस क्लास नोट्स भी अवेलेबल होंगे। ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर किसी को लगता है कि मुझे अपनी जीएस फाउंडेशन नोट्स को और बेटर करना है, वैल्यू एडिशन करना है, तो वो हमारे एडुकेमी नोट्स को यूज कर सकता है। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। जो आज की थीम है दैट इज लैंडफॉर्म, जिसमें हम पीवाईक्यूज कवर करेंगे 1979 से लेके 2024 तक, और ये पार्ट 1 है। इसके बाद और भी पार्ट्स आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है बारकन। बारकन इज अ ऑप्शन आर क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स, डिपोजिशनल बार सेपरेटेड बाय वाटर फ्रॉम द कोस्ट, डार्क कलर्ड फाइन ग्रेन रॉक एंड ग्लेशियल इरोजनल फीचर। तो वैसे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। होता क्या है बारकन? बारकन कुछ ऐसा क्रेसेंट शेप दिखने वाला एक डिपोजिशनल फीचर है जो हमें रेगिस्तान में, सेमिड एरियाज में दिखाई देता है। दिस इज अ कन्वेक्स साइड, इसको कन्वेक्स साइड बोलते हैं, इसको स्टॉस साइड बोलते हैं, और लीवर्ड साइड भी बोल देते हैं, इसको ली साइड, इसको विंडवर्ड साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं इनको बोलते हैं हॉर्न्स। ठीक, तो क्रेसेंट शेप सैंड ड्यून, दिस इज द राइट आंसर। डिपोजिशनल बार सेपरेटेड बाय वाटर फ्रॉम द कोस्ट। डिपोजिशनल बार क्या होता है? ये एक डिपोजिशनल फीचर है जो फॉर्म होता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ सी वेव्स। सी वेव से फॉर्म होता है नियर कोस्ट। डार्क कलर्ड फाइन ग्रेन रॉक, ये तो आपका ये समझिए कि फाइन ग्रेन रॉक और वो भी डार्क कलर। मैं तो आंख देखे, आंख खोले बगैर इस पे निशान लगाता हूं कि ये बसाल्ट होगा। ग्लेशियल इरोजनल फीचर्स, ग्लेशियल इरोजनल फीचर कौन से होते हैं? आपका कोरी, एरीट, ठीक है, ये जो है आपके ग्लेशियल इरोजनल फीचर होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज मैच। ऑन द वन साइड देयर इज अ लिस्ट, ऑन द अदर साइड देयर इज अ लिस्ट व्हिच इज शोइंग द नेचर ऑफ द लिस्ट 1। तो फर्स्ट है मशरूम रॉक्स, केप वर्डे, थार एंड वॉस। ठीक है, देख लेते हैं मशरूम रॉक्स क्या है। मशरूम रॉक्स वो रॉक्स है जो एरिड एरियाज में फॉर्म होते हैं। ठीक है, एरिड एरियाज में फॉर्म होते हैं। बेसिकली मशरूम रॉक्स दिखने में कुछ ऐसे मिलेंगे, मशरूम जैसे, जो कि नैरो होंगे एट द बेस और वाइड होंगे ऑन टॉप। ठीक है, एब्रेसिव एक्शन जो है आपका बहुत स्ट्रांग होता है बेस पे। फाइन। केप वर्डे, तो अब मैं कहां लगा दूं उसको? मशरूम रॉक्स को विंड इरोजन के साथ जोड़ देता हूं। केप वर्डे, केप वर्डे एक वॉल्केनिक आइलैंड है अटलांटिक ओशन में, तो इसको भी आप लगा सकते हैं वॉल्केनो से। थार, थार क्या है? एक ट्रॉपिकल डेजर्ट है। ट्रॉपिकल मींस द लो लैटिट्यूड, तो थार को मैं लगा देता हूं लो लैटिट्यूड डेजर्ट्स में। और वॉस, वॉस इज अ फोल्ड माउंटेन इन नॉर्दर्न फ्रांस। ठीक है, ये सबको पता ही होगा। मैपिंग जो हमारे साथ जो कर चुके हैं वो तो जानते ही हैं। अगर नहीं की है मैपिंग, तो मैपिंग की वीडियोस भी एडुकेमी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, प्लीज जाइए और वहां जाके देख लीजिए। तो इस के अकॉर्डिंग ऑप्शन विल बी द डी। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में जाने से पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हम पीवाईक्यू सीरीज लेके आए हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है। फर्स्ट इज कि 45 इयर्स के हम पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन इंप्रूव हो, क्योंकि यूपीएससी की एक ट्रेंड रहा है कि वो हमेशा क्वेश्चन उन नीश, उन थीम से पूछता है जो वो पहले पूछ चुका है। ठीक है, तो 45 इयर्स के क्वेश्चन हम थीम वाइज कवर करेंगे सारे टॉपिक्स को, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, एनवायरमेंट हो, ज्योग्राफी हो। ठीक है, सारे एक एक करके थीम वाइज हमने वीडियोस बना रखी हैं। सेम क्वेश्चन जो आज मेरे साथ कर रहे हैं ये हमारे पीवाईक्यू पोर्टल पे अवेलेबल हैं। तो जाइए पीवाईक्यू पोर्टल पे अटेम्प्ट करिए और देखिए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आती है। फिर एजुकेमी की क्लास नोट्स हैं जो अवेलेबल है, जिसके बारे में मैंने बता दिया कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस तारीख को मत भूलिए, जो पीएसपी दैट इज प्रीलिम्स सपोर्ट प्रोग्राम जो हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें के लिए पूरी की पूरी मेहनत की जा रही है ताकि स्टूडेंट्स को हम इंप्रोवाइज करा सकें उनकी प्रिपरेशन में, वो शुरू होने वाला है 9 दिसंबर 2024 को। अगली स्लाइड देखिए एक बार कि क्या क्या हम कंपोनेंट्स प्रोवाइड करने वाले हैं और क्या इनके बेनिफिट्स होंगे। तो फर्स्ट वन इज प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट कराए जाएंगे, एनालिसिस शीट भी प्रोवाइड की जाएगी जिसमें स्टूडेंट्स
प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, इसमें काफी पीवाईक्यूज वगैरह होंगे। इसके बाद मैराथन सेशन होंगे। मैराथन सेशन में स्टूडेंट्स 1 to 1 हम लोग बैठेंगे और लंबे मैराथन सेशन होंगे जिसमें हम एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमारी थीम्स हैं, किन किन पे हमें फोकस करना चाहिए और किस तरीके से हमें प्रोसीड करना है। बुक रीडिंग सेशन होंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी फेस हो रही है कि कैसे मैं बुक को रीड करूं, क्योंकि जब वो बुक रीड करने पे आते हैं तो एक एक चीज रीड कर देते हैं, इनफैक्ट वो चीज जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी उन्हें इंपॉर्टेंट लगती है। ठीक है, रिवीजन सेशंस, यू नो व्हाट द रिवीजन इज। सेक्शनल टेस्ट होंगे, जैसे मैंने बता दिया कि सेक्शनल टेस्ट मींस कि भाई मैं एक बार हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इस तरह से सेक्शनल वाइज चलेंगे। फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे जिसमें 100 क्वेश्चंस वाले फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्मली यही ट्रेंड हम चलता हुआ आया है पूरे मार्केट में। यूपीएससी मिक्स टेस्ट, यूपीएससी मिक्स टेस्ट का मतलब यह है कि हमने यूपीएससी के वो एग्जाम के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, जैसे कि सीडीएस, सीएपीएफ। ठीक है, कभी कभी जो है यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, तो इसलिए जो है ये सब इंक्लूड किया गया है। प्लस अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है सीसैट के लिए तो सीसैट का सपोर्ट भी कराया जाएगा, हैंड होल्डिंग कराई जाएगी। सीसैट का भी शुरू होने वाला है काम, तो आप लोग अगर इनरोल करते हैं तो सीसैट का भी पूरा का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा पूरा 1 साल का। टेस्ट डिस्कशंस होंगे, यस जो भी टेस्ट होगा वो डिस्कस होगा, एक्सटेंसिवली फैकल्टी आएंगे और एक एक क्वेश्चन को डिटेल में 1 by 1 जो है डिस्कस किया जाएगा। एंड द लास्ट इज पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप होगी, एक एक स्टूडेंट्स के साथ मेंटर इन्वॉल्व रहेंगे, उनकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो इस साल का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्लियर कर सकें। और लास्ट इज प्रयास ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। ये तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि एग्जैक्टली है क्या। हमारा जो प्रयास, जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, हमने इसको नाम दिया है प्रयास। तो प्रयास याद रखिएगा, 2024 प्रीलिम्स बैच शुरू होने वाला है 9 दिसंबर से। ये उनके लिए है जो 2025 में प्रीलिम्स देना चाहते हैं या फिर जिनकी प्रिपरेशन को, जो अपनी प्रिपरेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्कर्स एंड ड्रमलिन्स आर फीचर्स फॉर्म्ड बाय रनिंग वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, एक्शन ऑफ विंड एंड ग्लेशियल एक्शन। ठीक है, ये अगर मैं ऐसा बना दूं एक आपके लिए, ये ग्लेशियर है, ठीक है, एंड यू नो ड्रमलिन्स जिनको छोटे छोटे होते हैं, और वहीं एस्कर्स आर द वाइंडिंग रिजेस। तो ये एस्कर है और ये ड्रमलिन है। ड्रमलिन को तो एक और नाम भी दिया गया है, दैट इज द बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी। ठीक है, ये नाम भी दिया गया है, इस नाम से भी जानते हैं। तो ग्लेशियल एक्शन से ही ये प्रोड्यूस होता है, तो यस यू कैन राइट ग्लेशियल एक्शन। एक्शन ऑफ विंड, एक्शन ऑफ विंड तो बेसिकली उन एरियाज में होता है जहां पे एरिड और ड्राई रीजन्स होते हैं, तो यहां पे ये नहीं होगा। अंडरग्राउंड वाटर कास्ट में होता है, कास्ट फीचर्स के लिए। एंड रनिंग वाटर जो है आपका, जैसे कि मियांडर्स वगैरह एंड ऑल जो फॉर्म हो रहे हैं, तो एस्कर्स एंड ड्रमलिन्स तो ग्लेशियल फीचर्स हैं, तो ग्लेशियल एक्शन में ही आएगा। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following two continents are just like the mirror images of each other। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंख बंद करके भी आप इसे मार सकते हो, दैट इज साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में भी यही बताया गया है कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील कैन इजीली अलाइन विद द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, या फिर ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका कैन इजीली अलाइन विद द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो यस ऑप्शन ए इज करेक्ट, उसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है, बात करनी ही नहीं है, सीधा सिंपल क्वेश्चन था। एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्स ऑफ ए इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स, मेटामॉर्फिक और नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये भी एक इजी क्वेश्चन है जो पास्ट में पूछा गया है। यस इग्नियस रॉक्स ही है। दो तरह के रॉक्स होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव के एग्जांपल आप देख लीजिए, ग्रेनाइट, गेबारो। ठीक है, एंड एक्सक्लूसिव में अगर मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं बसाल्ट। ठीक है, इग्नियस रॉक्स हैं। सेडिमेंटरी रॉक्स कौन से होते हैं? सेडिमेंटरी रॉक्स वो होते हैं जो रॉक्स फॉर्म्ड होते हैं मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, जब डिकम्पोजिशन होती है किसी ऑर्गेनिक मटेरियल की। ठीक है, तो सेडिमेंटरी रॉक्स कैसे फॉर्म होंगे? उसमें लेयरिंग होगी, उसमें आपकी कॉम्पैक्शन होगी, लिथिफिकेशन होगी। ओके, ये सब चीजें इसमें आती हैं। और इसको एक और नाम भी दिया गया है, दैट इज दे आर फॉसिलरस, मतलब इसके अंदर फॉसिल्स भी होते हैं, फॉसिलर्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो रॉक्स फॉर्म होते हैं बिकॉज एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर जब उनके ऊपर अप्लाई होता है तो रॉक्स अपनी कॉम्पोजिशन को चेंज करता है, मतलब वो मेटामॉर्फोसाइज हो जाता है और इसीलिए उसको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एंड इग्नियस रॉक्स वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड में है कि 45% ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट ईयर हमारे साथ पीएसपी में एनरोल किया था, उन्होंने 2024 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक किया। 50% ऑफ द क्वेश्चन जो हमने पूछे थे अपने पीएसपी पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो पूछे गए, मतलब हम लोग
काफी हद तक सक्सेसफुल रहे थीम को पकड़ने में, क्वेश्चंस को पकड़ने में, ट्रेंड को पकड़ने में। और अगर आप ये करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका मार्क्स भी इंक्रीज होगा और आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी। तो बैच शुरू होने वाला है 9 दिसंबर 2024 को, PSP दैट इज प्रीलिम सपोर्ट 2025। Which of the following is not favorable for the formation of deltas? ठीक है, कौन सा फेवरेबल नहीं है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा? calm winds, currents and tides, sheltered coast और no large lakes in the river course। ठीक है, calm winds, अगर winds calm होंगी मतलब शांत होंगी तो ऑब्वियसली जो सेडिमेंट है वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इधर उधर चीजें नहीं उड़ेंगे उसके, वो काम विंड्स रहेंगी तो डिपोजिशन अच्छी तरीके से होंगी। तो इस लिए आप बोलेंगे कि यस काम विंड्स वहां पे जरूरी है। बेस्ट एग्जांपल मैं कहूंगा कि इंडस जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वो जो है वो इसी का रिजल्ट है, बिकॉज द विंड्स हियर आर काम। ठीक है, करेंट्स एंड टाइड्स में मैं एग्जांपल ये दूंगा कि अगर टाइड्स मॉडरेट हैं, अगर मॉडरेट टाइड्स हैं तो वो आपको हेल्प करेंगी सेडिमेंट डिपोजिशन में, वहां डेल्टा फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर करंट्स और टाइड्स बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं तो वहां पे पॉसिबिलिटी कम है कि वहां पे कोई डेल्टा का जो है फॉर्म हो, बिकॉज डेल्टा है क्या? डेल्टा इज व्हेन द रिवर्स आर मीटिंग एनी वाटर बॉडीज लाइक ओशंस और सीज। तो ये एक थोड़ा सा है, लेकिन यहां पे भी आप लगा सकते हैं कि टाइड्स की उसमें पॉसिबिलिटी है, और इसका एग्जांपल होगा आपका मिसिसिपी डेल्टा। ठीक है, मिसिसिपी डेल्टा वुड बी राइट आंसर। शेल्टर्ड कोस्ट वो कोस्ट होती है जिनको शेल्टर्ड किया गया है, बचाया गया है बाय बिल्डिंग सम बैरियर्स, कुछ कोस्टल आइलैंड्स बनाए गए हैं, हेडलैंड्स बनाए गए हैं, रीफ्स बनाई गई हैं ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो प्रोटेक्ट किया जा रहा है इनको स्ट्रॉन्ग विंड से, अगर स्ट्रॉन्ग विंड से बचा के रखेंगे तो ऑब्वियसली यहां भी डिपोजिशन अच्छी खासी हो जाएगी सेडिमेंट्स की, तो ये भी जो है आपका हेल्प करेंगे डेल्टा फॉर्मेशन में। और शेल्टर्ड कोस्ट में एक बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास, वो है नाइल डेल्टा। ठीक है, नाइल डेल्टा वुड बी द बेस्ट एग्जांपल। नो लार्ज लेक्स इन द रिवर कोर्स, यस, अगर रिवर के कोर्स में मतलब रिवर के रास्ते में अगर बहुत बड़ी लार्ज लेक है तो वहां पे कभी भी वो डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होगा। बेस्ट एग्जांपल है आपका साइंट लॉरेंस रिवर। साइंट लॉरेंस रिवर के रास्ते में पड़ती हैं ग्रेट लेक्स। ठीक है, ग्रेट लेक्स पड़ती हैं, तो ग्रेट लेक्स उनके रास्ते में आ जाने की वजह से रिवर साइंट लॉरेंस सारा का सारा सेडिमेंट्स इन लेक्स के अंदर डिपॉजिट कर देती है और वो कभी भी जो है डेल्टा फॉर्मेशन नहीं करती एट द माउथ, जहां वो मीट कर रही किसी ओशन या सी के साथ। ठीक है, तो ये जो है आपका कट डाउन हो जाएगा, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन वुड बी दिस वन, दैट इज द ऑप्शन डी, नॉट फेवरेबल। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ रॉक्स फॉसिल्स आर मोर अबंडेंटली फाउंड। पिछले उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि फॉसिल्स कहां मिलेंगे। फॉसिल्स हमको सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलेंगे, क्योंकि जब ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह डाइड हो जाते हैं, डिकम्पोजिशन होती है बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, तो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है सेडिमेंट्री रॉक के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर जो है फॉसिल्स होते हैं बहुत ज्यादा अबंडेंटली। इग्नियस रॉक्स में तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इग्नियस रॉक्स फॉर्म होते हैं बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, आइदर इट इज इनसाइड द ग्राउंड और इट इज अबव द अर्थ सरफेस, तो वहां पे नहीं होगा। मेटामॉर्फिक रॉक्स तो ये है कि अगर किसी रॉक्स के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं सेडिमेंट्री ओरिजिन, मींस अगर फॉसिल पार्ट जो है, फॉसिल कंपोनेंट किसी रॉक के अंदर अवेलेबल है और उसके अंदर इंटेंस हीट एंड प्रेशर अप्लाई हो गया, मेटामॉर्फिज्म में वो कन्वर्ट हो गया, तो अगर फॉसिल्स हैं भी तो वो फिर नहीं रहेंगे, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज rainfall is one of the reasons for weathering of rocks. Second is rainfall water contains carbon dioxide in solution. Statement 3, rainwater contains atmospheric oxygen. And which of the following is correct in respect of above statement? Both statement 2 and 3 are correct, and both of them explain statement 1. Statement 2 and 3 are correct, but only one of them explains statement 1. One of the statement 2 and 3 is correct, and that explains statement 1. Neither statement 2 nor statement 3 is correct. ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि है क्या। रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। यस, रेनफॉल वजह है वेदरिंग ऑफ रॉक्स की, क्योंकि ये केमिकल वेदरिंग भी करता है और मैकेनिकल वेदरिंग भी करता है रॉक्स की। ठीक है, अगर रेनफॉल वाटर जो है इफ कम्स इन कांटेक्ट विद रॉक्स तो होगा क्या, जो मिनरल्स जो रॉक्स के अंदर प्रेजेंट है वो धीरे धीरे जो है डिसॉल्व होने लगेंगे और रॉक टूटने लगेगा, तो आप कह सकते हैं कि यस इट इज अ कॉज फॉर वेदरिंग। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। यस,
रेन वाटर कंटेन करता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है वो रेन वाटर के साथ कांटेक्ट करके कार्बोनिक एसिड बन जाती है और उसके बाद वो डिसॉल्व करती है उन रॉक्स को, जैसे कि लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो वहां पे भी आपका उसका रोल रहेगा। रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यस ये भी ट्रू है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करेगी वाटर के साथ और आयरन ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे। इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी बोल देते हैं इसको। ये भी एक वेदरिंग का वो है क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाएगा मिनरल्स के साथ, तो आयरन ऑक्साइड जब फॉर्म होगा तो वहां रस्टिंग होने लगेगी और रस्टिंग के बाद धीरे धीरे जो है रॉक्स ब्रेक डाउन होगा और डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट्स इसकी करेक्ट है। और ये भी ठीक है इसका कि स्टेटमेंट 1 जो है बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, यस स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 दोनों ठीक हैं और ये दोनों एक्सप्लेन करती हैं द स्टेटमेंट 1 को। तो ऑप्शन 1 दैट इज ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट वन। ठीक है, आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 2023 में पूछा गया था। इन अ सिस्मोग्राफ P waves are recorded earlier than S waves. In P waves the individual particles vibrate to and fro in the direction of wave propagation, whereas in S waves the particles vibrate up and down at right angles to the direction of wave propagation. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये और इसका आंसर भी सिंपल ही है कि ये दोनों ही करेक्ट हैं, बोथ 1 and 2। यस, P waves को जो है हम प्राइमरी वेव्स भी बोल देते हैं बिकॉज उनको सबसे पहले डिटेक्ट किया जाता है, वो बहुत ही फास्टेस्ट वेव्स हैं। ठीक है, जो आ जाती हैं डिटेक्शन में। और यस, इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, लेकिन एस वेव्स में ये वाइब्रेट करते हैं अप एंड डाउन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, एग्जांपल के लिए ले लो इसको पी वेव्स और एस वेव्स को। एस वेव्स जो है आपका लाइट वेव्स भी एस वेव्स है, दैट इज ट्रांसवर्स वेव भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एंड पी वेव्स को जो है प्राइमरी वेव्स भी बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल है साउंड वेव्स और कभी कभी बुक्स में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी इसको बोला होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। फाइन, सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। कंसीडर द फॉलोइंग। फर्स्ट इज पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, ash and dust, nitrogen compounds, sulfur compounds. How many of the above are products of volcanic eruption? Volcanic eruption में क्या क्या निकलता है? सबसे पहले है पायरोक्लास्टिक डेब्रिस। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस क्या है? वो सॉलिड मटेरियल है जो इजेक्ट होता है वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान। तो पायरोक्लास्टिक डेब्रिस बिल्कुल राइट है। एश एंड डस्ट, एश तो आप जानते ही हैं जो क्या होता है, राख टाइप का जो एश मटेरियल है, और डस्ट जो है वो है दैट इज द रेमिनेंट ऑफ रॉक। व्हेन रॉक इज बीइंग डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉल स्मॉल फाइन पीसेस, that turns out to be the dust. तो डस्ट भी वहां पे निकलता है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स, यस नाइट्रोजन कंपाउंड्स का माइनर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी निकलते हैं वॉल्केनिक इरप्शन में। जैसे अगर आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी माइनर अमाउंट में आता है, वाटर वेपर भी आता है और नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सल्फर कंपाउंड्स। सल्फर कंपाउंड, यस सल्फर कंपाउंड्स भी रिलीज होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में और सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में, और उन्हीं से बनता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड और एरोसोल्स। ये सब जो है आपका कंपोनेंट है सल्फर कंपाउंड्स के। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, एरोसोल्स, और एरोसोल्स का तो एक इंपैक्ट भी है कि ये कूलिंग अफेक्ट करता है ऑन ग्लोबल क्लाइमेट। ठीक है, अगर क्लाइमेट के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर अगर बहुत ज्यादा एरोसोल्स हैं तो उसका एक कूलिंग इफेक्ट पड़ता है ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर, कूलिंग होने लगती है। देखिए एक बार पढ़िएगा इसको जरूर और कमेंट्स में बताइएगा कि क्यों, किस प्रोसेस की वजह से कूलिंग होती है। ठीक है, तो इसका जो अब आंसर है, जो आंसर है इसका इन चारों पॉइंट्स का, वो है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल 4। ठीक है, फाइन। प्रो मेंटेटिव, क्या है ये मेंटेटिव? ये लैंडफॉर्म्स का पूरा थीम था और इसमें हमें कोशिश करनी है कि हम अंडरस्टैंड करें जियोमॉर्फिक कॉन्सेप्ट्स को, कौन कौन से जियोमॉर्फिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। हम स्टडी करें लैंडफॉर्म्स को इस तरह से कि हम विजुलाइज कर सकें उनके डायग्राम्स। अगर उनके डायग्राम हम विजुलाइज कर सकेंगे, अगर हम हमारे मेमोराइज कर सकेंगे, हमारे दिमाग में उनकी एक छवि होगी, उनकी एक तस्वीर बनी होगी, तो बहुत आसान होगा हमारे लिए इन क्वेश्चंस को करना। यस, और आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो भी लैंडफॉर्म फॉर्म हुआ है उसका एजेंट क्या है, मतलब वो विंड से बना है, वाटर से बना है, ग्लेशियर से बना है या पेरी ग्लेशियर से बना है। यस, और रिवाइज करते रहिए कंसिस्टेंटली
ताकि लंबे समय तक आपको ये याद रहे, वरना आप भूल जाएंगे। ऑब्वियसली ह्यूमन का जो है ब्रेन का एक लिमिटेड पोटेंशियल है, वो सभी के साथ है। एंड यस, बी स्पेसिफिक, नॉट द जनरलिस्ट। स्पेसिफिक बनिए, जर्नलिस्ट मत बनिए। स्पेसिफिक नॉलेज को गैदर करिए, हमारे साथ जुड़िए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जिसका नाम है प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम, और जो शुरू हो रहा है 9 दिसंबर 2024 से। लास्ट में मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं कोड AJAY10। ये कोड आप यूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं 10% ऑफ ऑन एडुकेमी प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम, जो आपको हेल्प करेगा यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को क्रैक करने में। सो प्लीज ज्वाइन कीजिए प्रोग्राम और फुल फायदा उठाइए इस प्रोग्राम का, ताकि ये हेल्प करे आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक करने में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।